हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस की क्लासेस। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपकी बुक का चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या है और उनकी फर्दर और भी ज्यादा डिटेल्स। तो डिटेल में बात करने से पहले हम एक मैप बना लेते हैं जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें मेनली किन किन बातों पे फोकस करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के बीच कोई केमिकल प्रोसेस हो और उससे हमको एक नया सब्सटेंस मिले नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो हम कहेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत होती है केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या है? जब हम सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से शॉर्ट हैंड नोटेशन में किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे अगर मैं ऐसे कहूं कि मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे मैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस ले रहा हूं, उन दोनों के बीच केमिकल प्रोसेस हो रहा है और उससे हमको एक नया सब्सटेंस मिल रहा है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल का यूज करेंगे ना। जैसे हम कहेंगे मैग्नीशियम यानी Mg, ऑक्सीजन यानी O2, और इसे गर्म कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं यानी कि हीट, और इससे हमको मिल क्या रहा है? MgO। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन। ये जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। और प्रोसेस होने के रिजल्ट में जो हमको मिलता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर हमने सिंबल और फॉर्मूले का यूज करके इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन आपके दो तरह के हो सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो एटम होते हैं उन एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड के एटम्स होंगे वही एटम आपको प्रोडक्ट साइड में भी देखने को मिलेंगे, सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी नया एटम ऐड नहीं होगा। तो यहां पर जो एटम्स है वो दोनों साइड यानी रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड जो नंबर्स ऑफ एटम है वो सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं। अगर वो सेम है तो हम कहते हैं वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर नंबर ऑफ एटम्स अलग है, डिफरेंट है, रिएक्टेंट के कुछ अलग है, प्रोडक्ट साइड में अलग है, नंबर ऑफ एटम नहीं, नंबर्स ऑफ एटम अगर अलग है तो हम कहेंगे वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल इस केमिकल इक्वेशन को आप देखिए, यहाँ पर जो मैग्नीशियम है यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम है, पर यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक एटम है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो अलग अलग है। मतलब ये कैसा इक्वेशन है? ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज किया जाता है, और ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। ये बैलेंस्ड हो सकता है या अनबैलेंस्ड हो सकता है, लेकिन किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, अनबैलेंस्ड फॉर्म में नहीं। पहले अनबैलेंस्ड हो तो उसे बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ पे क्या करते हैं? O2 यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 करना है, 2 कर दिए, बट Mg यहाँ 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 कर दिए। अब देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे 2 मैग्नीशियम के एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर भी मैग्नीशियम का 2 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम है। यानी अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत ही इजी है, इसके कई सारे मेथड्स हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल इस बारे में नहीं बात करते हैं। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमें मेन टॉपिक क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है जिसे हम सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये दो तरह का हो सकता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। हमेशा हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स होते हैं, है ना, इसके जो टाइप्स होते हैं बेसिक, कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो समझिए। इनके जो टाइप्स हो सकते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कॉम्बिनेशन कंबाइन होकर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड होगा और वो कंपाउंड टूट करके दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस बनाएगा, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। किसी भी कंपाउंड, कोई भी जो कंपाउंड डिकम्पोज होता है वो तीन तरीकों से डिकम्पोज हो सकता है। हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से, हीट की वजह से, सनलाइट की वजह, इसको लिख लेते हैं आप, ठीक है। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तो हो सकता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जैसे देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है तो वो किस में चेंज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है। सिंगल कंपाउंड था ना, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड था जो हीट होकर के टूटा, हीट की वजह से टूटा, तो कैसा डिकम्पोजिशन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप हो सकता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, जैसे वाटर को अगर हम पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक की हेल्प से जब हम किसी एक सिंगल कंपाउंड को दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, वैसे ही जो थर्ड है वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से कोई एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा नए सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है। एग्जांपल के लिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, सिल्वर क्लोराइड, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होकर के सिल्वर और क्लोरीन दो नया सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के बाद, वो है डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही आपको सबका पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई एक कंपाउंड अपने किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर देता है, यानी रिएक्टेंट साइड का कोई एक कंपाउंड होगा जो अपने किसी एटम या कंपाउंड को डिस्प्लेस करके किसी दूसरे के साथ भेज देगा या फिर अलग रहेगा वो, है ना, तो वो रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट होता है, जब उसे हम आयरन के साथ रिएक्ट कराते हैं, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, कॉपर सल्फेट को जब आयरन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो सल्फेट SO4 होता है वो क्या होता है, कॉपर को छोड़ के आयरन के साथ जाके मिल जाता है। यानी रिएक्टेंट साइड में हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट था CuSO4 प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट था CuSO4 और क्या था, आयरन था। लेकिन प्रोडक्ट साइड में जाने के बाद इसका जो ये SO4 था वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, यहां से हट करके वो आयरन के साथ जाकर के मिल जाता है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे उनको हम
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें क्या है, इसमें जो दो सब्सटेंस हमारे पास होते हैं, जो दो सब्सटेंस होंगे वो दोनों ही अपने आयन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा, कॉपर सल्फेट था, उसमें से सल्फेट निकल गया, है ना, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट डिस्प्लेस हो गया, सिर्फ एक में से हुआ तो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसमें क्या है कि हमारे पास दो सब्सटेंस होंगे, दोनों एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज करेंगे, यानी रिएक्टेंट साइड में जो दो सब्सटेंस होंगे, ये दो सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड के हो गए, ये भी अपने किसी एक आयन को छोड़ेगा, ये भी अपने किसी एक आयन को छोड़ेगा, तो इसका आयन इसके साथ, इसका आयन इसके साथ, तो यहां पर क्या हुआ, इसमें से भी डिस्प्लेस हुआ, इसमें से भी डिस्प्लेस हुआ, तो ये कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम लोग सिर्फ मैपिंग कर रहे हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल स्टडी हम अभी आगे करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद लास्ट होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें इंक्लूड हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दोनों को ही हम कंबाइन करके कह रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है वो रिमूव होता है, यानी ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, और इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन में। यहां पे क्या होगा, एडिशन होगा हाइड्रोजन का और रिमूवल होगा किसका, ऑक्सीजन का। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बड़ी आराम से आप याद रख सकते हैं कि किसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। देखिए सिंपल से याद रखिए, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन लिखने के लिए हमें ऑक्सी की जरूरत है, यानी ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, बस एक आप याद रखिए, और एक सिंपल सा समझिए कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा उसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सी है, यानी ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड, यानी कि ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव, और रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव, तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ऐड कौन होगा, हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिक ये 5 टाइप्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के हैं। इसके अलावा हीट ट्रांसफर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एंडोथर्मिक, इसके बारे में आप थोड़ा सा क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, वो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, हीट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, हीट जो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक, और जो हीट रिलीज करेगा वो एक्सोथर्मिक। ठीक है, याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है। ये क्या लिखा हुआ है, एंडोथर्मिक, एंड मतलब खत्म, खा पी के खत्म, तो एंडोथर्मिक यानी हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो हीट खत्म, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे देखिए एक्सोथर्मिक, एग्जिट निकलना, बाहर निकलना मतलब एग्जिट करना, तो एक्सोथर्मिक यानी कि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो जहां पे हीट रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन है? तो इन सब चीजों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। आप इस मैथ को एक पेज पर अच्छे से नोट कर लेंगे तो आपको आगे और बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को कितने टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन।
इसके साथ ही साथ हमने समझा कि थर्मल बेसिस पे हम यानी कि हीट के ट्रांसफर होने के बेसिस पे हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे हैं, इसके इफेक्ट भी हमको पढ़ने हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से कोरेजन होता है ना, कोरेजन एंड रेंसिडिटी होता है। इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतनी चीजें आप ध्यान रखिए। तो एक बार मैपिंग समझ लेने के बाद अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वो प्रोसेस जिसकी वजह से कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए मैंने वही एग्जाम्पल लिया जो अभी आपसे मैंने डिस्कस किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को के बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर अभी मैंने जो बताया था कि वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जैसे इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो हैं जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन की होने की वजह से जो रिजल्ट में हमें सब्सटेंस मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस विच फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहां से आपको केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन मिल गई और आपको सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। एक और चीज यहाँ पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये जो हम रिएक्शन करा रहे हैं, ये रिएक्शन होता कैसे है। देखिए अगर हमारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं। क्यों रब करना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे जो रिएक्शन लिखे हैं उसमें हमारा रिएक्शन हो रहा है कैसे, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ। पर मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है जिसको हम मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर मैग्नीशियम के ऊपर आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पहले किसी सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम कार्बोनेट की वो छूट जाए। उसके बाद हम उसे एक टोंग से पकड़ेंगे और इसे बर्न करेंगे। जब बर्न करेंगे तो जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में मैग्नीशियम हमारा बर्न होना स्टार्ट होगा। इसकी जो बर्निंग होगी वो डैजलिंग फ्लेम के साथ होगी और इसमें से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा, जैसे इसे हम किसी वॉच ग्लास पे अगर इसमें से गिरने वाले प्रोडक्ट को, यानी आप समझिए राख को अगर हम कलेक्ट करें तो वो जो मिलेगा वो पाउडर के फॉर्म का होगा और वही मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसका रिएक्शन आपने यहाँ पे, जिसका केमिकल इक्वेशन आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शन। और ये जो हमने सिंबल और फॉर्मूलों का यूज करके शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखा है, यही क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, सबसे पहले तो हो सकता है उसमें उसके कलर में कुछ चेंज है, चेंज इन कलर। दूसरी बात हो सकती है उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरी बात हो सकती है उसमें गैस का इवोल्यूशन हो सकता है ना, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस, या फिर हो सकता है उसमें स्टेट का चेंज आ जाए, यानी चेंज इन, अच्छा सारे चेंज एक जगह पे कर लेते हैं ना, चेंज एक जगह पे होने पे ठीक रहेगा, आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। फोर्थ में कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड द लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप किसी केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या है, पहला आपने लिखा चेंज इन कलर, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है जो सब्सटेंस है और जो प्रोडक्ट है, रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्टेंट है वो उसका जो कलर था
उससे बदल जाए, चेंज हो जाए, कलर में चेंज हो सकता है, या उसका टेम्परेचर बदल सकता है। जो हमारा प्रोडक्ट होगा रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर डाउन हो सकता है, अप हो सकता है, या फिर उसका स्टेट बदल सकता है। जैसे सॉलिड स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट में हो जाए, लिक्विड में है तो गैस में हो जाए, यानी उसका स्टेट बदल सकता है। याद है ना आपको स्टेट 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मेन स्टेट। और नेक्स्ट हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उसमें गैस इवॉल्व हो सकती है, यानी उसमें से गैस रिलीज हो सकती है, गैस निकल सकती है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेकर के अभी हम इसको समझेंगे। और द लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें जो प्रेसिपिटेट है वो क्या है? ये एक सॉलिड फॉर्म है, ठीक ना। जो हमारे पास जब कोई सोल्यूशन होता है, किसी सोल्यूशन में जब कोई सोल्यूशन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें जो सॉलिड फॉर्म होता है उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी केमिकल रिएक्शन के ये 5 हो सकते हैं। कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकती है, या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की को कैरेक्टराइज करने के लिए जो सबसे पहले हमने देखा वो था चेंज इन कलर। इसमें क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस हम लेंगे उस सब्सटेंस यानी जो रिएक्टेंट होगा वो जब प्रोडक्ट के फॉर्म यानी केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट होगा उसका कलर हमारे रिएक्टेंट के कलर से अलग हो जाएगा, यानी कलर चेंज हो जाएगा। इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर हम कोई कोनिकल फ्लास्क लें, ठीक है, कोई कोनिकल फ्लास्क लें और उसमें हम पोटेशियम डिल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट लें जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल। पोटेशियम परमैंगनेट को आप डिनोट कर सकते हैं KMnO4 से, KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट है। आप जो जो फॉर्मूले आते जाएंगे, जो भी नाम आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, आप प्लीज उन्हें नोट डाउन करें, या फिर बहुत काम आएंगे। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर होता है पर्पल। तो जब हम किसी कोनिकल फ्लास्क में KMnO4 डिल्यूट KMnO4 लेते हैं और उसमें किसी ड्रॉपर की हेल्प से अगर हम सिट्रिक एसिड मिलाएं, सिट्रिक एसिड मतलब C6H8O7, पोटेशियम परमैंगनेट को आपको किसमें लेना है, किसी कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क में पोटेशियम परमैंगनेट को आप लेंगे और किसी ड्रॉपर की हेल्प से जब उसमें सिट्रिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालेंगे। सिट्रिक एसिड आपको कहां मिल सकता है, जैसे नींबू है, नींबू का जो रस होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में अगर आप सिट्रिक एसिड को किसी ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो उसे शेक करेंगे फ्लास्क को, तो आप देखेंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का था वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने के बाद शेक करने के बाद धीरे धीरे वो कलर क्या है, फेड होता जा रहा है। और ऐसा होते होते अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा और हमारा पोटेशियम परमैंगनेट कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट और सिट्रिक एसिड, दो रिएक्टेंट थे। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारा रिएक्टेंट था उसका कलर कैसा था, पर्पल, लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, यानी चेंज इन कलर। ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम टेम्परेचर में होने वाले चेंज के बेसिस पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह का एग्जांपल है जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं क्विक लाइम में। क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं बिटवीन क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO और वाटर यानी H2O के बीच जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको स्लेक्ट लाइम मिलता है। स्लेक्ट लाइम का ही दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CaOH का होल ट्रेस। ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो किसके किसके बीच हो, क्विक लाइम एंड वाटर। क्विक लाइम और वाटर के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको स्लेक्ट लाइम मिलता है और इसको हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर के थ्रू। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, यानी जिस फ्लास्क में हम जहां पर जिस यूटेंसिल में हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को लेकर के मिक्स करेंगे उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो पहले से ज्यादा हॉट महसूस होता है, गर्म हो जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करा रहे हैं, ये दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे जो हमें मिल रहा है ये क्या है, प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अभी जो हमने पहले बात की एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, ये जो केमिकल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, अगर मैं इसे हीट के बेसिस पे पूछूं तो आप इसे कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एब्जॉर्ब करता तो इधर होता ना, हीट को एब्जॉर्ब करता, और अगर एब्जॉर्ब करता तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज तो होता लेकिन टेम्परेचर डाउन होता, टेम्परेचर कम होता है, यानी गर्म और नहीं होकर के और ठंडा होता है ना। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और उसी के रिजल्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, यानी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है। प्लीज अब इसे नोट कीजिए।
कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको हम उनके स्टेट में होने वाले चेंज के बेसिस पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। जैसे जो हमारे पास वैक्स होता है, वैक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं C25H52 से, ठीक है। वैक्स जो कि कैंडल के फॉर्म पे, यानी जो कैंडल होता है, जब हम कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो वैक्स होता है, वैक्स किसके साथ रिएक्ट करता है, जो वैक्स होता है वो बर्न होता है और हमें रिजल्ट में क्या देता है। ध्यान रखिए आप, जब आप वैक्स को बर्न करते हैं, जो वैक्स मेल्ट होना पहले स्टार्ट होता है, यानी जो वैक्स सॉलिड फॉर्म में था वो किस फॉर्म में बदल रहा है, लिक्विड फॉर्म में, और फिर गैसियस फॉर्म में। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो वैक्स का स्टेट है वो चेंज हो रहा है, यानी कि वाटर और लिक्विड और गैस के फॉर्म में वैक्स चेंज हो रहा है। एक और बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है ना, मतलब वैक्स का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें केमिकल चेंज की होने की जरूरत है ना। केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब केमिकल चेंज होगा, फिजिकल नहीं। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है, उसमें क्या हो रहा है, उसका स्टेट वहां पर भी बदल रहा है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, लेकिन वो फिजिकल चेंज है। और यहां पर क्योंकि बर्निंग हो रहा है, कंबस्टन हो रहा है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, तो ये केमिकल चेंज है, ठीक है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन स्टेट। जब हम वैक्स को बर्न करते हैं, कौन सा वैक्स, जो कैंडल फॉर्म में होता है, उसे बर्न करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो वैक्स सॉलिड फॉर्म में था उसका स्टेट बदल करके लिक्विड और गैसियस हो जाता है। इसका रिएक्शन हम लिख सकते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं हम, वैक्स को, है ना, जो हमारे पास वैक्स था उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। वैक्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं और इसके रिजल्ट में जब हम इसको बर्न कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट में हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक और चीज जो मैंने अपनी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन होता है, जब उसे हम सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से शॉर्ट नोटेशन फॉर्म में किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन दो टाइप का हो सकता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कैसा है, ये अनबैलेंस्ड है ना। कैसे चेक करते हैं, वैसे डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में अभी नहीं बात करते हैं। अभी बस आप ये रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए, फिर जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में वहां पर हम इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ पे 38O2 25 और ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो बनेगा C25H52 प्लस 38O2 गिव्स 25CO2 प्लस 26H2O। यहां पर क्या हो रहा है, जो वैक्स था वो किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, यानी जो हमारे पास रिएक्टेंट में था सॉलिड फॉर्म में था, और वो इधर जाकर के किस फॉर्म में चेंज हुआ, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ये चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की हेल्प से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। उसी तरह का एक यहां पे है, अगर पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करें तो हमें उस सोल्यूशन में एक सॉलिड फॉर्म देखने को मिलेगा, ब्राइट येलो कलर का सॉलिड फॉर्म लेड आयोडाइड का मिलेगा, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें से, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जब किसी सोल्यूशन में कोई सॉलिड फॉर्म प्रोड्यूस होता है तो उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर किसी टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को लें और उसमें लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसमें हमें ब्राइट येलो कलर का पोटेशियम लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन को हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के थ्रू कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि PbNO3 ट्वाइस को हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ,
तो फॉर रिजल्ट हमको मिलेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। और ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसमें ये जो है यही क्या है, येलो प्रेसिपिटेट है, किसका, लेड आयोडाइड का। ये बिल्कुल ब्राइट कलर का होता है, येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है,